29 सितंबर 2008 शाम का वक्त महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक शहर पड़ता है जिसका नाम है मालेगांव, जो एक संवेदनशील और सांप्रदायिक रूप से बहुत ही संवेदनशील इलाका माना जाता था। यह इलाका विशेष रूप से मुस्लिम आबादी का गढ़ हुआ करता था। शाम को 5:30 बजे भीखू चौक के पास अचानक एक धमाका होता है। अचानक से चारों तरफ खून पसर जाता है और इस इलाके में 6 लोगों की मौत हो जाती है और करीब 100 लोग घायल हो जाते हैं। घटना स्थल पर हड़कंप मच जाती है, लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। मौके पे पुलिस और एम्बुलेंस पहुंचती है और जांच शुरू कर दी जाती है। सबसे पहला सुराग मिलता है एक मोटरसाइकिल जो विस्फोट से भरा हुआ था। उस मोटरसाइकिल का नंबर ट्रेस किया गया और जो नाम सामने आया उसका नाम था साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। यही से इस केस ने ऐसी दिशा पकड़ी जिसने देश की राजनीति, धार्मिक ध्रुवीकरण और जांच एजेंसियों के तौर तरीके पर सवाल खड़े करने लगे। अब सवाल ये आता है कि कौन थी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। साध्वी प्रज्ञा एक भगवाधारी पूर्व एबीवीपी कार्यकर्ता और कट्टर हिंदू विचारधारा से जुड़ी हुई महिला थी। उस समय वह मध्य प्रदेश में निवास कर रही थी और उसका कहना था कि उन्होंने बाइक पहले ही किसी को बेच दी थी और उनका धमाके से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एटीएस की टीम ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और आरोप लगाया कि उन्होंने ही साजिश रची है और एटीएस ने जांच में और 7 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया, जिनमें पहले नंबर पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित, स्वामी दयानंद पांडे, समीर कुलकर्णी, रमेश उपाध्याय, अजय रहीरकर, सुधाकर चतुर्वेदी। इन सबका संबंध अभिनव भारत नामक एक हिंदू राष्ट्रवादी संगठन से जोड़ा गया। हाँ, वही अभिनव भारत जिसकी शुरुआत 1900 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर ने किए थे, लेकिन आज़ादी के बाद यह निष्क्रिय हो गया। लेकिन फिर से 2006 में इसे सक्रिय किया गया। एटीएस के अनुसार अभिनव भारत का मकसद भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना था और इसके लिए आतंकी गतिविधियों का सहारा लेने की योजना बनाई गई। एटीएस ने दावा किया कि इन आरोपियों ने मुस्लिम बहुल क्षेत्र इलाके में हमले करके देश में दहशत और प्रतिशोध लेने की साजिश रची। उनका दावा था कि बम में आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया। कर्नल पुरोहित ने सेना से चोरी किया गया विस्फोटक मुहैया कराया। साध्वी प्रज्ञा सिंह की बाइक में बम फिट करके धमाके को अंजाम दिया गया। स्वामी पांडे और रमेश उपाध्याय ने इस विचारधारा को आगे बढ़ाने में मदद की। लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित एक आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते पुरोहित की गिरफ्तारी चौंकाने वाली थी। उन्होंने कहा कि वे सेना के आदेश पर अंडर कवर ऑपरेशन कर रहे थे ताकि देश विरोधी गतिविधियों को उजागर कर सके। उन्होंने ये भी आरोप लगाया एटीएस ने उन्हें फंसाया है। एटीएस की पूछताछ पर आरोप लगा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह और पुरोहित से जबरन बयान लिए गए, तो बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किए गए। बयान दबाव में लिखवाए गए। बाद में कई गवाह कोर्ट में मुकर गए। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं, एक गवाह ने कहा कि एटीएस ने उन्हें धमकाकर झूठा बयान दिलवाया था। दूसरा गवाह ने बोला कि उन्होंने साध्वी या पुरोहित को कभी धमाके की योजना बनाते हुए नहीं देखा। 2011 के केस में एनआईए को सौंप दिया गया। जैसे ही यूपीए सरकार की जगह एनडीए सरकार आई, केस को एनआईए को ट्रांसफर कर दिया गया। एनआईए ने जांच की शुरुआत कर दी और दावा किया कि एटीएस की चार्जशीट में कई खामियां थी। कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं थे, कोई गवाह मजबूत नहीं, फोन कॉल रिकॉर्ड्स अपर्याप्त रहे। बाइक का संबंध प्रज्ञा सिंह से जरूर था, लेकिन विस्फोट से जोड़ने लायक नहीं था। इस केस के बाद एक शब्द देश की राजनीति में गूंजने लगा, भगवा आतंकवाद या हिंदू आतंकवाद। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और कुछ अन्य नेताओं ने इस शब्द का इस्तेमाल किया और कई लोग ने कहा कि इससे पूरे हिंदू समुदाय को बदनाम किया जा रहा है। भाजपा और संघ परिवार ने पलटवार किया और आरोप लगाया कि यह केस पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित था। साध्वी प्रज्ञा सिंह को जमानत और राजनीति में एंट्री दिलाने का काम किया। 2017 में साध्वी को मेडिकल के आधार पर जमानत मिली और 2019 में वे भोपाल से भाजपा सांसद चुनकर आई, संसद में पहुंच गई। उनका कहना था कि उनके साथ राजनीतिक प्रतिशोध हुआ है। एनआईए कोर्ट में
केस के करीब 16 साल तक चला, कई गवाह पलटे गए, कई दस्तावेज अमान्य साबित हुए। आखिरकार 2024 में कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। यहीं से कहानी शुरू होती है। कोर्ट ने कहा अभियोजन पक्ष आरोप सिद्ध करने में असफल रहा, इसीलिए सभी को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर ये लोग निर्दोष थे तो असली दोषी कौन था? क्या जांच एजेंसियों ने निष्पक्षता से काम नहीं किया? क्या राजनीतिक दबाव में चार्जशीट तैयार किया गया? क्या 6 लोगों की मौत का कोई जिम्मेवार नहीं है? हमारे देश में धर्म के आधार पर केस तैयार कर दिए जाते हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव के कारण इस केस में हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को जन्म तो दे दिया, लेकिन जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर सवाल उठे। न्याय की प्रक्रिया में सालों साल लग गए, लेकिन अंतिम रूप से कोई जवाब नहीं मिलता है। मालेगांव ब्लास्ट एक ऐसा ही केस का उदाहरण है जहां राजनीति और न्याय तीनों आपस में उलझते दिखे हैं। यह केस हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या आतंकवाद सिर्फ एक धर्म से जुड़ा है? क्या जांच एजेंसियां स्वतंत्र काम करती है? क्या अदालत न्याय ही आखिरी सत्य होता है, या फिर सच्चाई उन फाइलों में ही दब जाती है जो कभी खोली ही नहीं जाती है? 6 मौत, 100 घायल और 16 साल की लड़ाई के अंत में कोई दोषी नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और हमारे देश की न्याय व्यवस्था के बारे में? आप इसके में क्या क्या बदलाव करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।